हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस द्वारा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जीके और जीएस का, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। आपके डीएफसीसीएल के एग्जाम में 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आना है और 24 क्वेश्चन जनरल साइंस से आना है। उसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कल एक वीडियो आपको दिए थे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो इसीलिए आज हम इस सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह, या आपको इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहला पूछेगा तो इसका नाम क्या। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एप्पल लिख करके देगा, अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं देगा तो इसके फुल फॉर्म भी लिख करके देता है कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर भारत का पहला सैटेलाइट पूछ दे तो कौन सा होगा, आर्यभट्ट होगा, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछ दे तो एप्पल होगा। इन दोनों में डिफरेंट आपको पता रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो देता है ना एग्जाम में तो ये दोनों देता है। कई बार लोग कन्फ्यूज रहते तो आर्यभट्ट में ही लगा करके चलाते, जब ये फर्स्ट पे नज़र पड़ता है वो आर्यभट्ट में टिक कर देते। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों लिखा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आगे आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोल गुंबद जो है ये कहाँ है। तो देखिए गोल गुंबद जो है ये कहाँ पे है, तो बीजापुर कर्नाटका में है। लेकिन ये है क्या, तो मतलब बीजापुर के जो सुल्तान थे ना मोहम्मद आदिल शाह, उन्हीं का ये क्या है, तो मकबरा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के, मतलब मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और कौन संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, किसके सिफारिश पे जोड़ा गया, मतलब कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन में, तो ये सब कुछ पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं सब लिख दिया हूँ। देखिए इसको 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं था ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ से लिया गया, तो ये रसिया के संविधान से ये चीज़ें लिया गया है। और ये जोड़ा गया था तो किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे या अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इन बातों को आपको तीनों याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और ये रूस से लिया गया है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इन चीज़ों को जोड़ा गया। ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित, मतलब क्रांति का आपको कलर बताना है। तो देखिए उर्वरक उत्पादन से जो संबंधित क्रांति कलर है वो है धूसर क्रांति, यानी कि जिसको हम ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं। चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। 3-4 और इंपॉर्टेंट है जो हम आपके लिए लिख दिए यहाँ पे। देखिए ऐसे तो कई सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुझे खास इंपॉर्टेंट लगा। जैसे कि येलो रेवोल्यूशन, तो ये किससे होता है, यानी कि पीली क्रांति जो होता है ये संबंधित होता है कि तेल या तिलहन पौधों के उत्पादन से होता है। ठीक है, उसी तरह से ब्लू यानी कि नीली क्रांति जो होता है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये होता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है। और गोल्डन फाइबर जो होता है ये बागवानी उत्पादन से होता है। जितना भी फल फूल यानी कि फल फूल फ्रूट्स जो उत्पादन होता है ना, ये सब किस में आता है, तो बागवानी उत्पादन में आता है। चाय कॉफ़ी टी ये सब बागवानी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है। तो 5 बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है ये किस देश में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये सब ईयर है तो आपको ईयर याद नहीं रखना है, आपको लेटेस्ट वाला याद रख लीजिए कि 2018 में सबसे लेटेस्ट हुआ था कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। समझ गया बात। फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, तो ये 1930 में हुआ था और हैमिल्टन शहर कनाडा में हुआ था। ठीक है, कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, वहाँ पे हुआ था। और 2022 में कहाँ पे होने वाला है, तो इंग्लैंड के, यानी कि इंग्लैंड के एक शहर बर्मिंघम है, वहाँ पे होना वाला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है कि 2022 में कॉमनवेल्थ कहाँ पे होगा, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, तो ये होगा यानी कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। समझ गया बात। चलिए आगे ये देख लीजिए, क्योंकि भारत में कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि भारत में कभी हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए मैं लिख दिया यहाँ पे। आपको ये सबसे बात खास इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2022 में कहाँ होगा, तो इंग्लैंड में होगा। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किए थे। देखिए हम जो सुबह का इकोनॉमी का वीडियो दिए थे ना, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जितना बेसिक पॉइंट है ना वो सब कंसीडर कर दिए हैं। और देखिए ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया और हम जो पढ़ाए हैं उसको आप देख लीजिएगा। ये सब पॉइंट हम उसमें कंसीडर किए हुए हैं, जो हैंड रिटेन नोट आपको जो हम दे रहे हैं उसमें सब कुछ कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए सर्वप्रथम किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इन्होंने कब किए थे, तो 1967-68 में किए थे। और इसके बारे में वो अपने किस पुस्तक में बताए थे, तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में वो बताए थे। ठीक है, धन के पलायन का सिद्धांत में बताए थे। और इन्होंने बताए थे कि कितना प्रति व्यक्ति आय है जो भारत में है उस टाइम में 1867-68 में कितना था, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति, 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आया था। इन्होंने बताए थे दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम। लेकिन आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि फर्स्ट टाइम वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक आधार पर किसने बताए थे, तो 1931-32 में बताए थे।
और किसने बताए थे, तो VKRV राव ने बताए थे। और इन्होंने कितना बताए थे आय, तो इन्होंने 62 रुपया आय बताए थे प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति वर्ष 62 रुपया आय बताए थे। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेब में होने वाले रोग का नाम बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं, तो फायर ब्लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो सेब में ये रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्या है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ ना 1921 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है। तो केरल में हुआ था। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में हुआ या उत्तर, तो दक्षिण भारत में केरल में हुआ था। और एक किस साइड, तो केरल आपको पता है यहाँ पड़ता है, मतलब वेस्टर्न घाट के साइड में हुआ था, अरब सागर की तरफ, समझ गए, तो यहाँ पे हुआ था। तो देखिए ये एक्चुअली केरल में हुआ था। और वहाँ के जो मुसलमान थे ना, मोपला मुसलमान थे, उनके द्वारा और स्थानीय वहाँ के जमींदार थे उनके द्वारा किया गया था। 1921 में किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और किसके खिलाफ हुआ था, तो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम में वहाँ पे मतलब अत्याचार टाइप में करते थे, तो इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया किसका, तो NIU का फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, ठीक है। आपको कंप्यूटर से जितना भी फुल फॉर्म पूछा गया है NTPC के एग्जाम में या TCS के द्वारा, वो सब हम एक वीडियो में कवर कर दिए हैं, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसको 10 से 15 मिनट का वीडियो अगर देख लेते हैं तो कंप्यूटर से आपका जो ये क्वेश्चन आता है वो आप कंफर्म समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, हु वाज द वायसराय, मतलब कौन थे वायसराय, कब, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता था। ये अमृतसर में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये सब के सब तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला नंबर ये कि मतलब वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दूसरा नंबर कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तीसरा नंबर क्या, तो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना, किसी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। समझ गए बात। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्या कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे सापेक्षता के सिद्धांत, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को अभी क्या, तो आधुनिक भारत के यानी कि आधुनिक फिजिक्स के पिता भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक यानी कि भौतिक फिजिक्स के पिता जो है आधुनिक, वो इन्हीं को माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को ही। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। और कब दिया था, तो 1934 में दिया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। और किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था ये, ठीक है। और कहाँ पे, तो इलाहाबाद में किया गया था। समझ गया। उसमें महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। ये सब बात आपको सुनिएगा ना 1 से 2 बार, तो आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक करेगा। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप एक भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट भी नहीं लिखता हूँ। सिर्फ वही बात जो आपको बोरिंग भी ना लगे पढ़ने में, और एग्जाम पढ़ने में भी मजा आए, और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उससे लड़ जाएगा, या तो जो मैं लिखता हूँ उससे लड़ जाएगा, या इसके आगे पीछे से लड़ जाएगा। मतलब अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपका बूस्टअप हो जाएगा एकदम जीके जीएस। कितना देर आपको लगेगा, आपको 10 से 15 मिनट तो देखने में लगेगा। इसको पता है आपको कलेक्ट करना, बनाना, एडिट करना, कलर करना कितना टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों का विश्वास मैं जीत सकूं। समझे ना बात। तो मतलब ऐसा कंटेंट देता हूं कि आप मतलब पूरे मेहनत करके देता हूं, आपको पता भी चल रहा होगा क्वेश्चन देख करके विशेष क्या बताना है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में। तो देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड में है और टिहरी जिले में है। और ये कहाँ पे है, किस नदी पे, तो भागीरथी नदी पे। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मतलब किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और इसका लंच कब किया गया था, तो 16 जुलाई 2015 में। आप 2015 याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारा मतलब स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है इंडिया में, इसीलिए ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है। और TCS के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां पैरेलल लाइन किन देशों के बीच है। तो देखिए 49वां पैरेलल लाइन जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका यहाँ ऊपर में हो गया और कनाडा कहाँ हो गया, तो यहाँ नीचे में हो गया। ये जो विभाजित करता है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, 49वां पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और चलिए एक मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लिखा हूँ कि 38वां जो पैरेलल लाइन है किसके बीच है, तो ये नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच
पीछे, समझ गए बात। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजर लाइन है, इसको सबसे ज़्यादा डेंजर लाइन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया कैसा कंट्री है, आपको तो पता ही होगा, आप स्टूडेंट है तो हमेशा पढ़ते ही होगा इनके बारे में कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य में हुआ था। पहली बात आपको क्या याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये कई बार पूछा था, इसको डेट के साथ आपको याद रखना है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यहाँ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और बंगाल के नवाब के जो सेना थे उनके बीच हुआ था, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थे उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे वो अपने सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। समझ गया बात। तो चलिए ये हो गया आपका, मतलब ये आपको डेट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था और नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला कर रहे थे। समझ गया बात। तो इतने बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आपको यहाँ क्या पूछा गया कि बार्क का मुख्यालय किस राज्य में। तो देखिए बार्क, सबसे पहली बात इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए क्या होता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, ठीक है। और इसका जो मतलब ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र यानी कि ट्रॉम्बे मुंबई में। कभी कभी तो आपको महाराष्ट्र देगा, कभी कभी मिलान करने के लिए जब देगा तो आपका डायरेक्ट ट्रॉम्बे लिख करके देगा, ठीक है। ये कब बना था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। देखिए दो क्वांटिटी होता है, एक तो होता है स्केलर होता है और ये यहाँ पे सदिश में लिख दिया, ये कौन सा होता है? वेक्टर होता है, ठीक है। दोस्तों ये मेरा पेन जो है ना ये अच्छा से नहीं चलता, इसीलिए राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा पाता है, तो इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो ये मेरा पेन टैब जो है ना ये लैपटॉप के लिए है और मैं इसको लेक्चर लेता हूँ आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो इसीलिए ये सही से नहीं काम करता, फिर भी मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए लेकिन आप समझने पर फोकस कीजिए, ऐसे तो मैं सब कुछ टाइप करके ही दे देता हूँ और मतलब बोल के बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है इसमें क्या होता है? तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए ना, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसका एक यूनिट में आपको बताया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है एंड क्या तो डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि में। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, मैं फिजिक्स का जो लेक्चर लिया हूँ उसमें ये सब बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हूँ, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल मतलब उसका डायग्राम बना के समझाया हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसका स्केलर क्वांटिटी में कौन हो जाता है? चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, जो आयतन यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा, समय हो गया, ताप हो गया, तो ये सब किस में आता है? दाब हो गया। तो ये सब आता है आपका स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर में क्या आ जाएगा? तो वेग यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा, उसके बाद संवेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा माने कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब होता है, ठीक है। हम इसका पीडीएफ भी आपको देंगे तो इसको आपको आराम से सबको देख लेना है एक बार, ठीक है। ऐसे मैं बहुत कुछ बता भी दिया हूँ और एक बार आपको देख भी लेना है। लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाता है ना, जो ऊपर का जो 4-5 लिखे थे वही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क। आप न्यूयॉर्क याद रखिए, बस हो गया आपका काम, ठीक है। देखिए एन किसका मुद्रा है? तो एन जापान का मुद्रा है, ठीक है। देखिए आपको जो मुद्रा मतलब जो जितना भी कैपिटल और करेंसी है एक बार आपको लुसेंट से एक झलक देख लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ ये चीज़ें पूरा याद तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3-4 बार रीडिंग किए रहिएगा ना तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा ऑप्शन को छांटने में। यही होता है मेन रूल पढ़ने का, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संगीत और म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला कौन सा अवार्ड है? तो देखिए ग्रेमी पुरस्कार जो है मतलब ये संगीत के दिए जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है। और ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये दिया जाता है, समझ गए बात। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपको जो 2 लॉ है ना, 2 नियम है, आपको इसको याद रखना है। एक तो बॉयल्स है, दूसरा क्या चार्ल्स का नियम। चलिए हम पहले आपको समझा देते हैं। देखिए एक बॉयल्स का रूल होता है, ठीक है, यानी कि लॉ होता है, और एक चार्ल्स का। तो हम बॉयल्स को किसके लिए बी से लिख लिए और चार्ल्स का सी से लिख लिए, ठीक है। और ये दोनों में प्रेशर और टेम्परेचर का होता है झंझट, जो काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, काफ़ी लोगों को क्लियर भी रहता है। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, क्लियर नहीं है तो मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। देखिए एक बॉयल्स का रूल हो गया, एक चार्ल्स का हो गया। बॉयल्स देखिए प्रेशर को हम पहले लिखते हैं, टेम्परेचर को बाद में। देखिए जैसे बी हमें बी सी में
पहले लिखते हैं ना और बाद में सी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर आता है दोनों के बीच में, तो हम प्रेशर पी पहले आता था, पी पहले लिख लिया, और टेम्परेचर बाद में आता है टी, तो हम टी बाद में लिखें। हमें ABCD के सीक्वेंस से याद हो गया, अब तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लाइन मारना है। क्रॉस लाइन मार दिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब क्रॉस लाइन मार दिए ना, तो यही बात ये बता रहा है कि अगर चार्ल्स का नियम होगा ना तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, और बॉयल्स का नियम होगा तो उसमें ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समझ गया बात। अब एक आप गैस का इक्वेशन पढ़े हुए क्या, PV इजिकल टू में क्या, तो nRT पढ़े होइएगा। ये RT को आप हटा दीजिए, यहाँ से खत्म कीजिए RT को, ये प्रोपोर्शनल साइन में आप ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, टी ले लीजिए। तो देखिए अब आपका अब यहाँ पे पता हो गया क्या, ये क्या है, पी तो प्रेशर, ये भी क्या तो वॉल्यूम, और टी क्या हो गया, तो टेम्परेचर हो गया। समझ गया बात। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी अगर आपसे पूछे कि बॉयल्स का रूल, तो आपको सीधे बॉयल्स और चार्ल्स दो को होता है और PT होता है, तो बॉयल्स के रूल में क्या, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया। इसके मतलब आपका क्या हुआ कि PV इजिकल टू में कॉन्स्टेंट आ गया, तब P इजिकल टू में क्या हो जाएगा, P इजिकल टू में अगर ऐसे लिखिएगा कि C बाई में कितना V हो गया, यही हो गया ना। तो यहाँ पे प्रेशर जो हो गया कैसा हो गया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया, यानी कि वित क्रमानुपाती हो गया किसके, वॉल्यूम के। तो यही देखिए यहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ ही पूछा है, ये हम बॉयल्स लॉ के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि बॉयल्स लॉ इसका आंसर होगा, और क्या बोला है कि आयतन के वित क्रमानुपाती, आयतन मतलब वॉल्यूम के वित क्रमानुपाती। अगर यहाँ पे ये पूछा रहता कि अगर यहाँ पे अगर चार्ल्स लॉ आंसर होता तो चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन होता है, अब प्रेशर कांस्टेंट होता। तो यहाँ पे देखिए जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है ये, तो इसके मतलब क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट किसी हो जाता है, T के हो जाता। मतलब अब इसमें क्या बोलता है आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, या मतलब यहाँ पे आप ये देता कि आयतन जो है किस रूल में क्या होता है कि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, तो आपको क्या बताते हैं आंसर, चार्ल्स लॉ होता है। समझ गया बात। तो आपको इसको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा अच्छे से। समझ गए होइएगा आप। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो 22 नंबर तो हो ही गया, आप समझ गए। चलिए देखते हैं आप 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो देखिए फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है वो कौन सा, तो तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, जो हम आपको अभी पीछे बताया। और किस देश के सहयोग से मतलब बना था, ये भी पूछा जाता है। तो ये USA के सहयोग से बना था, और कब बना था, तो 1969 में बना था, ठीक है, 1969 में। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, तारापुर कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। और रावतभाटा कहाँ है, तो राजस्थान में। काकरापाड़ा कहाँ है, तो गुजरात में। जैतपुरा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इस बात को आपको सबके सब याद रखना है, एक भी मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कीजिएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इस 8 को आपको याद रखना है अच्छे से। समझिए बात, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे, यहाँ पे 2 और छूट गया, इसको देख लिए। कायगा कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। और कुंडाकुलम, देखिए यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप कर लीजिए, कुंडानकुलम, ठीक है। ये कुंडानकुलम कहाँ पे, तो ये है तमिलनाडु में। समझ गया बात। तो आपको इतने चीज़ें यहाँ से याद रखना है अच्छे से, जो मैं बताया हूँ। चलिए आगे देखिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है कार्ल लिनियस को बोला जाता है। समझ गया बात। आगे देखिए 25 नंबर, किस राज्य में विधान परिषद है। तो देखिए यहाँ पे कभी पूछेगा है, कभी पूछेगा नहीं है, तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना। देखिए ऊपर में क्या हो गया, तो आपको बोलिएगा यहाँ UP हो गया, और यहाँ हो गया सर बिहार, ये दोनों हो गया। आप अगर इधर आ जाइए, दक्षिण भारत में इधर की तरफ आ जाइए, तो इधर आप यहाँ पे क्या देखिए कि सर एक आंध्र प्रदेश हो गया, और दूसरा क्या तेलंगाना हो गया, तो ये दोनों में होगा। अब इधर आ जाइए, तो इधर महाराष्ट्र में होगा, और इधर कर्नाटका में होगा। तो फर्स्ट क्लास तो है, कहाँ ट्रिक का जरूरत है भाई। UP महाराष्ट्र आप ऊपर, सॉरी UP और बिहार ऊपर देख लीजिए। यहाँ पे दक्षिण भारत आए तो एगो आंध्र प्रदेश तेलंगाना देख लिए, दोनों इस साइड में है। उसके बाद आप यहाँ पे देखे तो क्या महाराष्ट्र कर्नाटका आपको दिख गया। तो किधर ट्रिक का जरूरत है, किधरों नहीं जरूरत है। आप थोड़ा सा खाली दिमाग दौड़ाइए, ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है 26 नंबर कि लाइकेन इज वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर। तो किसका इंडिकेटर, तो एयर पोल्यूशन का। कभी मतलब हिंदी में अगर आप जानते थे ऐसे कि लाइकेन किसका सूचक होता है, तो एयर पोल्यूशन का सबसे बेस्ट सूचक कौन होता है, तो लाइकेन होता है। समझ गए। और ये लाइकेन जो है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। समझ गए बात। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 26 क्वेश्चन था, आप अच्छे से रिविजन कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और एक कॉमेंट अच्छा सा कीजिएगा, ताकि हम इस सीरीज को अच्छे से आपको चला पाएंगे। बहुत मेहनत करके हम ये सभी क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा करंट अफेयर है जिसको मैं छाड़ देता हूँ, जो आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है। अभी जो आपका जब एग्जाम होगा ना, उसे 6 महीना पहले आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैं लेकर के भी आऊँगा करंट अफेयर, लेकिन ये स्टेटिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये इसके ऊपर अगर आपका कमांड बन जाएगा ना, आप ये सोच रहे हो कि हम एक दिन 2 दिन में बैठ के पूरा लूसेंट पढ़ लेंगे, भैया कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास क्या होता, सरकारी नौकरी होता। समझ गए। तो सरकारी नौकरी लेना बहुत डिफिकल्ट है, आपको अच्छे से मेहनत
मेहनत करते जाना पड़ेगा। आपको जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा दम लगा करके, ठीक है। और जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ एकदम बेस्ट कंटेंट मैं दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूँ। तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नंबर लाइए एग्जाम में और बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। बस आपके अंदर एक लगन रहना चाहिए, जब लगन है ना तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, इतना जान लीजिए। लेकिन आप सुबह पढ़ते और शाम छोड़ देते और शाम पढ़ते सुबह छोड़ देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऐसे पढ़ना से बेकार है, आपका टाइम खराब हो जाएगा। अगर सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो दम लगा के पढ़िए या छोड़ दीजिए, दो ही रास्ता है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।